देखो जी, अब अपन सेकंड कैटेगरी चालू कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। मैं थोड़ा सा आपको मॉड्यूल से अलग चार्ट बनवा रहा हूँ। कैसे चार्ट बोले तो समझा रहा हूँ क्या, कि सर एक तो इसमें मिल पढ़नी पड़ेगी अपने को प्राइवेट कंपनी, एक पढ़नी पड़ेगी पब्लिक कंपनी। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मिनिमम 2 जने मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 जने मेंबर्स हो सकते हैं, ये बता चुका हूं मैं आपको। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 जने मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, ये भी बता चुका हूं। ऑन दी नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम पे मिनिमम 7 होने चाहिए। 7 से कम है तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आप एक प्राइवेट कंपनी ही बना सकते हो। लेकिन यदि 7 से ज्यादा है तो आपके पास में ऑप्शन है, आप चाहें तो एक प्राइवेट कंपनी खोल लें, आप चाहें तो एक पब्लिक कंपनी खोल लें, क्योंकि सर मैक्सिमम 200 तक तो प्राइवेट कंपनी में भी हो सकते हैं। तो 7 से कम है तब तो कोई चॉइस ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी खोलो। 7 से ज्यादा है लेकिन 200 तक है, तो आप प्राइवेट और पब्लिक दोनों में से जो आपकी चॉइस हो वो खोल सकते हो। लेकिन 200 से भी ज्यादा है तो आपको फिर क्या खोलनी पड़ेगी, कंपल्सरीली एक पब्लिक कंपनी ही खोलनी पड़ेगी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आ गए? बोलो यस और नो। रिचा एंसल फर्नांडीज, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। रिचा जी कहाँ पर है? ठीक है। एंसल फर्नांडीज, समझ में आ रहा है तेरे को? पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है एंसल के बारे में। एंसल को मॉडलिंग करना और फैशन शो में बहुत पसंद है क्या? तो फिर ये क्या आउटफिट पहन के आ जाता है रे मेरी क्लास में? है कुछ भी पहन के आ जाता है। ऐसे मत किया कर, ठीक है? थोड़ा सा डिसेंट तरीके से आया कर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। खैर एंसल ने तो बहुत खूबसूरत आउटफिट पहना हुआ है, एक जना तो प्योर बनियान में आ गया था, वो कहते हैं ना अपर्स में आ गया था। मैं कह रहे भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो सर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के हिसाब से अपन कंपनीज को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब प्राइवेट कंपनी में फर्दर अपने को 2-3 चीजें पढ़नी है। क्या? कि सर प्राइवेट कंपनी जो होती है वो एक तो नॉर्मल तरीके की प्राइवेट कंपनी, ठीक है सर, जिसमें ये मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 बता रहे हैं। एक होता है ओपीसी, ओपीसी मतलब बताया था ना, 1 पर्सन कंपनी। और तीसरी होता है स्मॉल कंपनी। ये तीनों मतलब दोनों तीनों क्या है, ये प्राइवेट कंपनी का ही अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक है, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई बाइफर्केशन फर्दर नहीं है। ठीक है। तो अब सर प्राइवेट कंपनी क्या होती है, कि सर एक्सेप्ट ओपीसी, डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो एक्सेप्ट ओपीसी विच लिमिट्स इट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, एक्सेप्ट ओपीसी विच लिमिट्स इट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, वो होती है प्राइवेट कंपनी। डेफिनेशन ऐसे देखोगे, और भी बातें हैं डेफिनेशन में, कि सर प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। शेयर्स या मेंबरशिप ट्रांसफरेबल तो होती है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। ठीक है सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये एक कंपनी है, मान लो प्राइवेट पब्लिक कोई भी है। सर इसमें पहला मेंबर है जश शाह, ठीक है सर। दूसरा मेंबर है सुहान गोयल, ठीक है। तीसरा मेंबर है इसमें, तीसरा मेंबर है इसमें रिलायंस प्राइवेट, नहीं सॉरी, रिलायंस लिमिटेड। तीसरा मेंबर है रिलायंस लिमिटेड, यानी कि एक कंपनी ही है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि सर एक कंपनी में कौन कौन मेंबर हो सकता है, कि सर एक नेचुरल पर्सन तो हो ही सकता है, दूसरी कंपनी भी किसी कंपनी में मेंबर हो सकती है, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट भी
किसी कंपनी में मेंबर बन सकता है, इस कंपनी में शेयर्स खरीद सकती है कोई दूसरी कंपनी भी। ये तो अपन ने पढ़ा है ना, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी में शेयर्स परचेज कर लेती है। तो क्या एक बताना ये चाह रहा हूँ, एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर्स परचेज कर सकती है ना? हाँ सर, बिल्कुल कर सकती है। तो सर उसी तरीके से एक कंपनी में कौन कौन मेंबर हो सकते हैं सर? नेचुरल पर्सन भी मेंबर हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट भी मेंबर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, चलिए। अब सर प्राइवेट कंपनी में ये जो मैक्सिमम 200 जन है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, इस 200 की काउंटिंग करने में थोड़े से फॉर्मूले लगेंगे, कैलकुलेशंस लगेंगी, एडजस्टमेंट्स होंगे। सर क्या एडजस्टमेंट्स होंगे? कि सर ऐसा होएगा कि सर इस 200 की काउंटिंग करते वक्त कंपनी में कितने मेंबर्स हैं? कि सर मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी है तो इट कैन बी मैक्सिमम 200 ना? यस सर। लेकिन इस 200 की काउंटिंग करते वक्त हमको तीन एडजस्टमेंट्स करने हैं। क्या तीन एडजस्टमेंट्स करने हैं? पहला एडजस्टमेंट तो ये है कि सर जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं प्लस जो इस कंपनी के मेंबर भी हैं, उनको इस 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं करना। मतलब जब कितने मेंबर्स हैं ये काउंट कर रहे हो तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या करना है रे? जो कंपनी के एम्प्लॉयज प्लस मेंबर्स हो उनको काउंट नहीं करना है। ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना है? सर जो एक्स एम्प्लॉई थे, जो एक्स पहले एम्प्लॉय थे अब एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, एक मिनट लिखना छोड़ के इधर ध्यान दो। जो कंपनी के एक्स एम्प्लॉई थे, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मेंबर बनाया गया, शेयर दिए गए। ठीक है। अब वो एम्प्लॉय रहे नहीं तो वो तो एक्स एम्प्लॉय हो गए, लेकिन अभी भी शेयर्स वही हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान दिए गए थे, आज दिन तक वही शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं। तो इन लोगों को भी एक्स एम्प्लॉय जो कि मेंबरशिप एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिली थी, अब एम्प्लॉयमेंट दौरान ही, लेकिन वही सेम शेयर हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिले थे, वो आज दिन तक होल्ड करके रखे गए हैं। तो सर ऐसे लोगों को भी, मतलब कभी ये फर्स्ट वाली कैटेगरी में आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? कभी ये फर्स्ट वाली कैटेगरी में आ रहे थे ना? तो सर अब भले ही एक्स एम्प्लॉय रहे लेकिन इनको एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबरशिप मिली थी, शेयर्स मिले थे, तो इनको भी हमें इस 200 की काउंटिंग करते वक्त उस काउंटिंग में काउंट नहीं करना है। यदि क्या ये सेकंड बात समझ में आ गई? ये सेकंड बात जो है ना वो थोड़ी सी गूगली टाइप है। आ गई? बोलो यस और नो। आ गई? सर शेयर्स वही वाले होने चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिले हुए थे। ठीक है, तो हम इनको भी काउंट नहीं करेंगे 200 की काउंटिंग में। बोलो सर, बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? प्रिशा, रिचा, एंसल, दक्ष अग्रवाल? यस सर। ठीक है। यदि, सर हाँ सुहान बोल। सर तो मतलब अगर वो अभी एक्स एम्प्लॉय और अभी शेयर खरीदा तो वो काउंट करेंगे ना उसको? वो काम करनी है, फिर 200 की काउंटिंग में काउंट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में कई बार बहुत तरीके से इस क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करते हैं, जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको पता पड़ेगा। सर एक्स एम्प्लॉय था, मतलब एम्प्लॉय था, एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबर भी बना, ठीक है सर, लेकिन अब एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, एक्स एम्प्लॉय था, मतलब अब एक्स एम्प्लॉय बन गया। सर एक्स एम्प्लॉय बनने के बाद में इसने शेयर्स बेच भी दिए, यानी कि अब मेंबर रहा या नहीं रहा? नहीं सर, अब नहीं रहा। फिर वापस भविष्य में इसने शेयर्स खरीद लिए, हो सकता है ना आज पैसे की जरूरत है, बेच दिए, वापस पैसा आ गया तो मैंने वापस शेयर्स ले लिए। यानी कि अब क्या ये फॉर्मूला लग पाएगा एक्स एम्प्लॉय प्लस मेंबर वाला? नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये वो वाले शेयर्स नहीं है जो मेंबरशिप के दौरान मिले, जो जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिले थे, वो वाले शेयर्स नहीं है। ठीक है। इसलिए अब इनको 200 की काउंटिंग में काउंट करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन को बहुत तमीज से, ध्यान से, दिमाग लगा के पढ़ना रहेगा। जश शाह बोल, क्या हुआ? सर अभी आपने जो बोला वैसा सेम ही सिचुएशन, पर
अभी उसने शेयर्स फिर से अनएम्प्लॉयमेंट में खरीदा और फिर से ये कंपनी का एम्प्लॉय बन गया। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एक्स एम्प्लॉयमेंट। एक्स एम्प्लॉय, जब वो ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं देख तू था ये तब बोल उसने रहा फिर है से। कि सर वो पहले एम्प्लॉय था, अब वो एम्प्लॉय नहीं रहा, ठीक है, वो एक्स एम्प्लॉय हो गया, बाद में वो कंपनी को वापस ज्वाइन कर रहा है, वापस एम्प्लॉय बन रहा है, यही बोल रहा है। हाँ, अब या आगे बोल, और क्या क्वेश्चन बना रहा है तू। और जब एक्स एम्प्लॉय था तब उसने शेयर्स खरीदा। हाँ, तो क्या तो अब, अभी जब वो। वो एम्प्लॉय बन गया तो भी ये शेयर्स तो हैं इसके पास में, तो क्या वो गणित बैठेगी जो 200 में काउंट नहीं होने के लिए। देख कैसे बैठेगी, क्या इसको वो शेयर्स एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिले, तो फिर हम तो कौन से शेयर्स की बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपको मिले, तो फिर आप काउंट नहीं होगे। ये शेयर्स उसने कब खरीदे, जब वो एक नॉर्मल इंसान है, एक्स एम्प्लॉय मतलब नॉर्मल इंसान, अब कंपनी वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, नॉर्मल इंसान के जैसे शेयर्स खरीदे हैं ना, तो फिर तो इसकी काउंटिंग होगी सर 200 में, यहां पर भी होगी। और और सर अगर उसको एम्प्लॉयमेंट के टाइम और ज्यादा शेयर्स मिले। एम्प्लॉयमेंट के दौरान वापस, पहले से ये शेयर्स तो थे ही, अब वापस और न्यू शेयर्स मिल गए, यानी कि हमारा हम्म। फॉर्मूला तो पूरा हो गया ना, हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर्स मिले होने चाहिए, तो हम इसको 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। है ना। और पूछ। नहीं नहीं बस। एक भूल गया तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पूछना। क्या? सर मिस्टर जश शाह है, ठीक है, मिस्टर जश शाह पहले से रिलायंस कंपनी में शेयर होल्डर हैं, पहले से, बाद में इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर रिलायंस कंपनी ने इनको जॉब दे दिया, ज्यादा खुश मत होना, ठीक है, एम्प्लॉय बन गए रिलायंस में और रिलायंस के शेयर्स भी हैं, तो क्या ये 200 की काउंटिंग में काउंट होंगे। अरे सर शेयर्स तो नॉर्मल, जब ये एम्प्लॉय नहीं थे तब वाले थे ना, तो फिर ये, सर यहां पर नए शेयर्स मिलते हैं तो अलग बात है, बात समझ में आई, ठीक है। इसलिए जितने परमुटेशन देखो, मैं भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा हर बार, मुझे भी थोड़ा सा कुछ नया, हर बार इंस्टीट्यूट इस एस्पेक्ट पे एक नया पॉइंट लाके पटक देता है, तो इसलिए जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब और क्लैरिटी मिलेगी। लक्ष्य अग्रवाल बोल। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज ही होते हैं ना? मैं नेक्स्ट पॉइंट उस पे आता जब क्वेश्चन करा रहा था, पर तूने पूछ लिया है तो मैं एडवांस में बता देता हूँ। जस्ट यार तेरा डाउट नहीं हो तो हाथ नीचे कर लेना। सर एग्जाम में कई बार अपने क्वेश्चन बैंक में भी, जो मैं आपको दूंगा ना कंपनीज एक्ट खत्म होने के बाद में, उसमें क्वेश्चन बैंक में भी है कि सर कंपनी में इतने एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबर्स थे, सर इतने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इतने ये इतने वो, तो सर इस तरीके से कंपनी की काउंटिंग जा रही है 215, मतलब इस तरीके से, क्या ये प्राइवेट कंपनी बन सकती है, बन सकती है, तो कितने मेंबर रिड्यूस करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे, अपने को बताना पड़ेगा मैक्सिमम 200, लेकिन 200 में ये तीन एडजस्टमेंट चाहिए, तीसरा तो अभी तक मैंने बताया ही नहीं है आपको, ठीक है। तो सर उसमें फिर यहाँ आप गिवन डिटेल से आप देखोगे, अच्छा इसको काउंट करना है, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, ऑलरेडी 15 मेंबर ऐसे थे जो एम्प्लॉय प्लस मेंबर थे, तो 15 लोग कम हो गए, तो ऑलरेडी 200 जने ही है, तो हमको प्राइवेट कंपनी बनाने, प्राइवेट कंपनी के लिए इसको नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन तीन एडजस्टमेंट से ही ऑटोमेटिकली हम 200 के दायरे में पहुंच गए, ठीक है। अब इसमें जनरली कंपनी जो तुम्हारा आईसीआई है, वो ऐसा डिटेल्स भी देता है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी प्लस वो है ना, इतने मेंबर्स हैं, ठीक है। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज हो भी सकते हैं और एम्प्लॉयज नहीं भी हो सकते हैं, मतलब आप ये मान के नहीं चल सकते हो कि कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी के एम्प्लॉयज ही हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ गया, यदि क्वेश्चन स्पेसिफिकली प्रोवाइड करे कि कंपनी की परिपाटी है कि कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एम्प्लॉय मानती है, तब अपनी कैलकुलेशन में फेर होगा, अदरवाइज हमको क्या मान के चलना है, हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो डायरेक्टर है वो एम्प्लॉय हो, कोई कंपल्शन नहीं होता है।
कंपनी चाहे तो उसे अपने रोल्स पे एम्प्लॉय जैसे रख सकती है, न चाहे तो नहीं रखे, कंपल्सन नहीं है। ये मत मानना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर है तो वो तो एम्प्लॉय तो होगा ही होगा, ना 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 ना, ये गलती है, ये ब्लंडर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब सर तो एक लास्ट बार पूछ रहा हूँ, जैसे अभी कोई समझो कोई ओनर है, मुकेश अंबानी ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओनर है और वो वर्किंग सीईओ इन द कंपनी है, सो हाँ, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो, लेकिन उसको अपन एम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, करेक्ट? सी अपने को अभी इन टर्म्स में नहीं जाना है कि वो सीईओ है या क्या है न क्या है। अपने को ये समझना है कि सर इस 200 की काउंटिंग में अभी एम्प्लॉय जो कि मेंबर हैं उनको काउंट नहीं करना होता है। सर एक्स एम्प्लॉइज जो कि एम्प्लॉयमेंट पास्ट एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मेंबर बने थे, अब एम्प्लॉय तो नहीं रहे, एक्स एम्प्लॉय हो गए, लेकिन शेयर्स अभी भी वही हैं जो एम्प्लॉयमेंट में मिले थे, तो इनको भी काउंट नहीं करना है। डिसकंटिन्यू करके वापस शेयर्स खरीद लिए तो काउंट होंगे ही होंगे। ठीक है। और सर आ, एक मिनट, दक्ष अग्रवाल तेरा डाउट पहले पूछ ले, फिर मैं तीसरा पॉइंट समझाऊंगा। मेरा डाउट नहीं था, जश का। नहीं, तूने कुछ पूछा था ना, रिलायंस में सीईओ क्या पूछ रहा था तू मुकेश? ठीक है, तो मैं पूछा था वो एम्प्लॉयड में काउंट होंगे कि नहीं होंगे? इट सिंपली डिपेंड्स कि उनको किन टर्म्स पे अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर, उनको एम्प्लॉय भी माना गया है या नहीं माना गया है। जो भी पेपर तैयार किया है कंपनी ने, क्या उसमें उनको रोल्स पे एम्प्लॉयमेंट में माना गया है, तब तो सर वो काउंट होंगे। बात समझ रहे हो? कई बार डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको एम्प्लॉय नहीं माना जाता है, कई बार कंपनी की इच्छा होती है तो मान भी लेती है, लिख के दे देती है आप कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में आपको इतने इतने पैसे दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, जो भी है वो साफ ब्लैक एंड व्हाइट में कहाँ पे आ जाएगा, उनके जो भी अपॉइंटमेंट जिस भी पेपर के थ्रू हुआ है उसको पढ़ने पे पता पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए सबको समझ में आया? जस्ट शायद तेरा डाउट बोल भाई। सर तो आप बोल रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होके भी कंपनी का मैनेजमेंट और वो सब देख सकता है? देखो कई बार क्या होता है, मैंने बोला कुछ और तू उसको बना कुछ और दिया। मैंने बोला ये था कि सर कंपनी में जो डायरेक्टर है वो एम्प्लॉय हो भी सकता है और एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमको रेडी एंड ये मान के नहीं चलना है कि कंपनी में डायरेक्टर है तो एम्प्लॉय तो होगा ही होगा। बात समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो अपने को एम्प्लॉयमेंट से लेना है, कनेक्ट करना है डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये जो भी हैं, सर क्या वो एम्प्लॉय थे? सर हो भी सकता है एम्प्लॉय हो और नहीं भी हो सकता है वो एम्प्लॉय हो। ठीक है, तू इसको ये मत, तूने किस चीज से जोड़ दिया कि सर कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर हो भी सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं भी हो सकते। मैंने शेयर होल्डर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। बात समझा? कहाँ तूने उसको इधर की बजाय उधर कनेक्ट कर लिया। इसलिए जो बोल रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, मेरे सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा तुम लोग। ठीक है, आगे। अब तेरा कोई और डाउट बचा है? नहीं, तो अब मैं फाइनली इसको खत्म करता हूं। कैसे? कि सर इस 200 की काउंटिंग में तीन एडजस्टमेंट्स चाहिए। पहले दो तो बता दिए, एम्प्लॉय जो कि शेयर होल्डर या मेंबर भी हैं उनको काउंट नहीं करना। सर एम्प्लॉय जो कि शेयर होल्डर या मेंबर एम्प्लॉयमेंट के दौरान बने थे, अभी एक्स एम्प्लॉय बन गए लेकिन शेयर्स वही होल्ड कर रखे हैं आज दिन तलक, इनको भी काउंट नहीं करेंगे। और तीसरा कि सर यदि जॉइंट होल्डर्स हैं शेयर्स के, तो उनको फॉर द पर्पसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ दिस 200 उनको सिंगल मानना है। जॉइंट होल्डर्स को सिंगल मानना है मतलब क्या सर, थोड़ा सा समझाओ। कि सर मान लो, अच्छा एमआरएफ टायर्स का शेयर कितने रुपए का है रे? किसी ने कभी सोचा है? एमआरएफ टायर्स का शेयर कितने रुपए का है? कितने रुपए का आ रहा है? 1,28,500 रुपए का, और आज ये शेयर 1,400 रुपये टूटा है। यानी कि अपन ये मान ले ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपए का शेयर है, या चलो 1,20,000 रुपए का मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, इतना महंगा शेयर है।
अब 3 दोस्त थे, तीनों दोस्त का नाम क्या है कि सर जश शाह, सुहान गोयल और दक्ष अग्रवाल। तीनों की इच्छा हुई यार एक एमआरएफ का शेयर खरीदते हैं, पर किसी के भी पास में 1,20,000 रुपए नहीं थे कि एक शेयर भी उस कंपनी का खरीद सके। लेकिन हाँ, सबके पास में 40,000 रुपीज ईच थे। तीनों की जेब में 40,000 रुपए जरूर थे, तो तीनों ने कहा चलो जॉइंटली खरीद लेते हैं यार, क्या ही प्रॉब्लम है। तो इन्होंने जॉइंटली तीनों ने मिलके, जश शाह, इसने इसने दक्ष अग्रवाल ने और सोहान गोयल ने मिलके एक शेयर खरीदा 1,20,000 रुपए का। सो दीज आर 3 जॉइंट होल्डर्स और नॉट ऑफ दैट सिंगल शेयर। यस सर। पब्लिक कंपनी में भले ही 3 मेंबर्स जैसे काउंट हो रहे हो, लेकिन सर प्राइवेट कंपनी में जॉइंट होल्डर्स को सिंगल मानना है, इन तीनों को हम एक मान के चलेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस 200, इसमें हम 3 नहीं एक ही मानेंगे। क्या ये बात समझ में आई? कई बार ऐसा होता है, एग्जाम में जानकारी देती है हस्बैंड और वाइफ ने मिलके शेयर होल्ड कर रखे हैं जॉइंटली, तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस 200 हम उनको एक ही मानेंगे। यस, दो नहीं मानेंगे, एक ही मानेंगे। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि जॉइंट होल्डर्स हो जाए? सर मान लो मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स की एक वाइफ थी, एक डॉटर थे, एक सन थे। ठीक है। मिस्टर एक्स के पास में इस कंपनी में शेयर्स थे। सर जैसे ही मिस्टर एक्स की डेथ हुई, इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को वो शेयर्स मिल जाएंगे और वो इस कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएंगे। यस और नो? तो क्या ये तीनों जॉइंट होल्डर्स नहीं हो गए उन शेयर्स के? यस सर। पर इन्हें, यदि प्राइवेट कंपनी है तो उन्हें एक ही माना जाएगा, पब्लिक है तो भले ही 3 काउंट कर लो। पब्लिक कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई लिमिट ही नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स पे। बात समझ लो, इसलिए उधर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन पब्लिक कंपनी है तो उन्हें एक ही माना जाएगा। ये एडजस्टमेंट तीसरा समझ में आया? यस सर। अच्छा, आपको ऐसा क्यों, आपकी तरफ से क्वेश्चन आना चाहिए था क्या सर? सर एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर्स क्यों देते हैं सर, या मेंबर क्यों बनाते हैं सर? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था, किसी एक ने भी नहीं पूछा। बताओ, बोल आंसर। हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, मुझे तो लगा जवाब देना चाहता है, ऐसे ऐसे कर रहा था। सुहान सर बोल। मैं हाँ बोलना। सर मतलब जब कोई बहुत लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो बहुत ऐसा 30-40 साल वो लोग काम करते हैं, तो वो लोग को शेयर्स वो लोग दे देते हैं कंपनी, तो ऐसा। इसने एक रीजन बताया कि सर मान लो कि इसके फादर हैं, वो एक कंपनी में 40 साल से अपना खून पसीना लगा रहे हैं, तो कंपनी खुश होकर अपने शेयर्स उनको दे सकती है या नहीं दे सकती? हाँ सर, बिल्कुल दे सकती है, क्या प्रॉब्लम है? तो एम्प्लॉय जो मेंबर भी हो गई सिचुएशन। यस सर। कई बार क्या होता है ना, नई कंपनी जो होती है ना, वो अपने एम्प्लॉयज को अपने साथ बांधे रखने के लिए उनको अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी कुछ बोनस भी देती है, बोनस में शेयर्स दे देती है, कंपनी के ही, खुद के ही शेयर्स। वो क्या बोलती है, कंपनी की ग्रोथ होगी तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी भी ग्रोथ होगी, क्योंकि हमने आपको शेयर्स भी तो दिए हुए हैं, तो आप भी बढ़ोगे हमारे साथ में। तो एम्प्लॉय क्या करता है, जी जान लगा के उस कंपनी के लिए काम करता है, ताकि शेयर्स की प्राइस भी बढ़े, उसकी भी ग्रोथ हो कंपनी के साथ में। ठीक है। और वो कंपनी से जुड़ा हुआ रहता है। तो मतलब ये सब क्या है, ये तरीके हैं एम्प्लॉयज को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए। आपने एक ये दो एक टर्म ये भी सुना होगा ना, ईसॉस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, सुना है या नहीं सुना है? उनको स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं कि हाँ आपको इतने शेयर्स दिए जाएंगे वगैरह वगैरह। ईसॉस ईसॉप सुना है या नहीं सुना है? 11वीं 12वीं क्लासेस में कहीं तो सुना होगा यार। ठीक है, वो कंसेप्ट भी होता है। बोल भाई, लक्ष्य अग्रवाल क्या बोलना चाह रहा है? सर ईसॉप ही बोलने वाला था। ईसॉप भी बोल रहा था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है। तो स्टॉक्स या शेयर्स इनको दिए जाते हैं उनकी मेहनत को देखते हुए, या उनको अपने साथ बांधे हुए रखने के लिए। ठीक है। चलिए, तो ये रीजंस होते हैं। तो सर इस 200 की कैलकुलेशन में ये एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे। कल हम लोग प्राइवेट कंपनी पढ़ना चालू करेंगे और खत्म करेंगे। ठीक है जी। चलिए, टाइप्स ऑफ कंपनी का सेकंड कैटेगराइजेशन। किसी को कोई डाउट? नहीं? चलिए, कल मिलते हैं। अपना अपना रिटर्न वर्क मेरे को है ना पॉजिटिवली भेजते रहिएगा।